बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स मैगजीन के साथ राजा असद अली खान हाजिर है। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं मियां महमूद अख्तर, जबकि मुंतज़िम आला हैं मोहतरमा नज़ाकत शकीला। हमारे गुज़िश्ता प्रोग्राम में दीगर सिलसिलों के साथ जनाब जावेद ज़मान, सेक्रेटरी लाहौर जिमखाना क्लब की गुफ्तगू और इसी मैदान यानी लाहौर जिमखाना के हवाले से मुख्तसर मालूमाती रिपोर्ट को आपने बेहद पसंद किया। आज इस गुफ्तगू का दूसरा हिस्सा पेश किया जाएगा। पाकिस्तान की कौमी सिलेक्शन कमेटी ने दौरे श्रीलंका के लिए कौमी टीम का ऐलान कर दिया है, जो 18 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है। शान मसूद और यासिर शाह की वापसी हुई है। इसी तरीके से आगा अली सलमान, सरफराज अहमद, सऊद शकील, मोहम्मद नवाज और फहीम अशरफ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में 11 मुमकिन खिलाड़ियों में शमूलियत के हवाले से सवालिया निशान है। क्या शान मसूद खेलेंगे? अगर हाँ में जवाब है तो फिर किस नंबर पर खेलेंगे? अहम सवाल ये भी है कि टीम में सरफराज अहमद किस हैसियत से मुस्तकिल सेलेक्ट हो रहे हैं। रिजवान की मौजूदगी और खुदकार सिलेक्शन सरफराज की टीम में शमूलियत के हवाले से अब हम पैदा करती है। शान मसूद 33 बरस के हैं, 25 टेस्ट मैच खेल चुके हैं। हालिया काउंटी क्रिकेट में इनकी परफॉर्मेंस बड़ी शानदार रही। इसी बुनियाद पर इनको टीम में सेलेक्ट किया गया है। इंग्लैंड के अहम दौरे पर मासवाए पहले टेस्ट मैच में इनकी परफॉर्मेंस का ग्राफ तनज़ुली का शिकार रहा। अब अगर इन्हें मौका मिलता है, जिसके कवी इम्कानात मौजूद हैं, तो टीम में मुस्तकिल जगह बनाने के लिए इन्हें माकूल रन्स बनाना होंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड का 69वां इजलास कल लाहौर में मुनक्किद हुआ, जिसमें बजट समेत अहम मामलात पर गुफ्तो शनीद और मंजूरी दी गई। जकार्ता में गुज़िश्ता माह 26 मई को एशिया कप के अहम तरीन मैच में जापान ने पाकिस्तान को 2 के मुकाबले में 3 गोलों से हरा दिया। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान जापान से एक बेहतर टीम थी। इस मैच में बराबरी या जीतने की सूरत में पाकिस्तान सेमीफाइनल के साथ साथ अगले साल भारत में खेले जा रहे वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर सकता था, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान के 2 गोल डिसअलाउ किए गए। खास तौर पर मैदान में 12 खिलाड़ियों की मौजूदगी की पादाश पर जुनैद मंजूर के गोल को डिसअलाउ कर दिया गया, जिस पर पाकिस्तानी शायकीन हॉकी शदीद गम और गुस्से की हालत में थे और फिर मीडिया भी सही मानों में जिम्मेदारान का तयन नहीं कर सका। दरअसल सूरत हाल क्या है, इस हवाले से पाकिस्तान हॉकी टीम के मैनेजर जनाब ख्वाजा जुनैद से इसी प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। स्पोर्ट्स मैगजीन में क्रिकेट के अहम तरीन मौज़ूआत पर हम एक से ज्यादा माहिरीन और साबिक क्रिकेटर्स की आरा जानते हैं। वेस्ट इंडीज के इंतहाई कामयाब दौरे पाकिस्तान के असरात और दीगर खबरों पर हम साबिक टेस्ट क्रिकेटर और सेलेक्टर जनाब तौसीफ अहमद से गुफ्तगू करेंगे। लाहौर जिमखाना की क्रिकेट और नामवर खिलाड़ियों के हवाले से जावेद ज़मान से गुफ्तगू आपने पसंद की। इस मैदान में टेस्ट क्रिकेट के साथ साथ क्लब क्रिकेट को भी बामे अरूज हासिल हुआ। डॉक्टर जहांगीर खान, जस्टिस कार्नेलियस, मियां मोहम्मद सईद और आगा अहमद रजा जैसी कदावर शख्सियात के साथ साथ हमारे इस शहद में और खिलाड़ियों ने भी जिमखाना क्लब की क़ियादत की, जो नामी ग्रामी हैं, जिनमें जावेद ज़मान, जस्टिस खुर्शीद भंडर, इमरान बुच्चा, नईम गुलजार, इमरान शेख और अब्दुल्ला सुंबल मुकामी और कौमी क्रिकेट में किसी तारुफ के मोहताज नहीं। साबिक टेस्ट क्रिकेटर और साबिक सेक्रेटरी PCB जनाब शफकत राना लाहौर जिमखाना के पुराने मगर मुतहर्रिक मेंबर हैं। कुछ अर्सा पहले बसीयत सेक्रेटरी स्पोर्ट्स लाहौर जिमखाना जनाब शफकत राना ने खेल से अपनी वाबस्तगी और इस तारीखी मैदान की अहमियत को समझते हुए इसकी बेहतरी के लिए मकदूर पर कोशिश की। इस मैदान में पुराने ऊंचे और घने दरख्त, सरसब्ज मैदान और इससे मुत्तसिल पुरकशिश और दिलकश पवेलियन देखने से ताल्लुक रखता है। लाहौर जिमखाना क्रिकेट ग्राउंड का माहौल बरतानिया की कदीमी विलेज क्रिकेट या काउंटी क्रिकेट से मुशाबहत रखता है, लेकिन एक बाकायदा टेस्ट सेंटर, नामवर और आलमी शोहरत याफ्ता खिलाड़ियों और आला पाए के मुंतजमीन की इस क्लब से वाबस्तगी ने इस मैदान को दुनिया भर के क्रिकेट ग्राउंड्स में एक मोतबर मुकाम दिला दिया है। आइए लाहौर जिमखाना के पुराने क्रिकेट सर्वेंट और क्लब के मोतबर सेक्रेटरी जनाब जावेद ज़मान से गुफ्तगू का दूसरा हिस्सा सुनते हैं। अच्छा जावेद ज़मान साहब, अच्छी बात है कि ज़्यादातर जो आपकी फैमिली है ये शुरफा क्रिकेटर रहे हैं। आपके साहबजादे जो हैं उनको मैंने लाहौर में सिलेक्ट किया था काज़म ट्रॉफी में, तो ही वाज जेम ऑफ अ पर्सन। बाबर ज़मान जो हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ये जो कभी किसी कंट्रोवर्सी में नहीं हुए, इसकी मेरे ख्याल में एक तो तालीम का ज़ाहिर है कि इसका बड़ा अमल दखल है, ये भी अपनी जगह, लेकिन इसके अलावा कुछ क्रिकेट की या कुछ नॉर्म्स की या वैल्यूज की ट्रेनिंग भी होती। बात उससे ये है कि हमने उन जो मेरे बच्चे हैं उनको कभी ये ट्रेनिंग नहीं मिली कि तुम कंट्रोवर्सी में किसी पढ़ो जाके। वो कप्तानी उसने की लाहौर की 3 साल, उसे बड़ा खेला सब कुछ किया उसने, और साइड मैचेस भी खेला आके यहाँ पे श्रीलंका आई, पता नहीं कौन कौन आए,
उससे 3 डेज मैच थे, वो खेलता रहा यहाँ पे। मगर अफसोस क्या आता है थोड़ा सा कि वो टीम में आ नहीं सका, पाकिस्तान टीम में या दूसरे में टीम में नहीं आ सकता मैं। तो मेरा बड़ा भाई हमायूं ज़मान, वो मैं कहता हूँ कि वो ऐसा क्रिकेटर तुम्हें मिलना ही नहीं था, वो बहुत ही अच्छा था। मुझे याद है जब पहले दिन हमारा मैच 68 में हुआ, फर्स्ट मैच 3 डेज मैच सरोदे में, हमायूं कप्तान था, मैं था, साथ इमरान, इसका इमरान का पहला मैच था। वहाँ गए हम, फिर हमारा यहाँ मैच हुआ, फिर हमारा यूनिवर्सिटी में हुआ, इसे 238 किए मेरे बड़े भाई ने। ये बहुत अच्छा खेलता था पर उसकी किस्मत थी कि वो टीम में नहीं आ सका, तो बस इस किस्मत है जी। मैं ये महसूस करता हूँ कि रमीज़ सबसे मिलते रहे हैं, बेतहाशा लोगों से सवाल जवाब इन्होंने ज़िंदगी में किए हैं। इज़ वेरी सोशबल, और आपके साथ तो ज़रा आपकी एक मुकाम और हैसियत है। अब ये चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बन गए हैं, आपसे जब ये चेयरमैन बने उसके बाद कोई राब्ता हुआ इनका? नहीं, मेरा उनसे नहीं हुआ। देखें, बात ये है कि वो बहुत छोटा है मेरे से, उनका काम है एज ए चेयरमैन कि मुझे बुलाना, टेलीफोन करना कि जो आप यहाँ आ जाए मेरे पास, मिले आके। अब मैं तो उसकी मेहनत नहीं करनी जाके कि मैं कहूँगा जी रमीज मुझे बुला ले या मैं तुझे मिलना चाहता हूँ, नहीं, वो मैं बैठा हूँ। अब तो मैंने बहुत काम किया और सब ऑनरी काम किया मैंने वहाँ फ्रॉम 80s 99 मैंने बहुत काम किया। 400 स्कूलों का आपने टूर्नामेंट करा दिया था। फॉर द फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में सारे पाकिस्तान में जो स्क्रूटनी जो हुई है, इलेक्शन जो हुए हैं, वो मैंने कराए। पहले नहीं कभी हुए थे ये दर्जन तकीर के ज़माने में सारे इलेक्शन ये जो पाकिस्तान में हुए। ये तो इनको चाहिए कि बताना कि जी हाँ ये बंदा बैठा है, इससे इलेक्शन कराए सारे। पहले लाहौर सिटी की जो क्रिकेट है और लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन है, इसका कोई वाली वारिस मुझे जेन्युइनली कभी दिखाई नहीं दिया। लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन की जो ग्राउंड है वो कुछ बेहतर हो गई है, पीसीबी ने इंटरेस्ट लिया है, लेकिन उसका जो दफ्तर है वो बड़ा साए करता है, बड़ी वहाँ पर बेरौनकी सी है। लाहौर का नाम हो, और ज़रा एडवाइस कीजिए ना बोर्ड को भी और जो LRCA के बड़े मोतबर हमारे क्रिकेट के ऑर्गेनाइजर्स भी हैं कि किस तरीके से उसको एक शानदार तंजीमी ढांचे में तब्दील कर दिया जाए। जैसे आपने यहाँ पर एक क्रिकेट म्यूजियम नईम लतीफ़ साहब ने बनाया हुआ है, एक कंप्लीट पैकेज है लाहौर जिमखाना, तस्वीरें लगी हुई हैं। जरा एडवाइस कीजिए कि व्हाट एक्चुअली शुड हैपन। बात ऐसी, पहले तो LCCA जो लाहौर का दफ्तर था LCC ग्राउंड के बीच में, वो मेरा टेक ओवर कर लिया क्रिकेट बोर्ड ने। अब मुझे पता नहीं कि जी वो लाहौर का दफ्तर गया कहाँ, वहीं है कि या कहीं और शिफ्ट कर दिया। वो पवेलियन था जो, तो अगर पवेलियन है, लाहौर का दफ्तर होना चाहिए, जरूरी, बड़ा ज़रूरी होता है कि लाहौर का दफ्तर होए और वहाँ पे एक्टिविटी चले सारे। लाहौर का जो चेयरमैन है, वो मेरा चेयरमैन तो है ही कोई नहीं यहाँ पे, कोई बंदा ही कोई नहीं यहाँ पे, तो वो होना चाहिए, वो करे काम वहाँ बैठ के, लाहौर को चलाए। पता नहीं है, आपको ज़्यादा पता होगा कि कहाँ दफ्तर कहाँ उसका, कहाँ नहीं है। ये फिल वक्त तो जाहिर है कि सूरत हाल जो है कुछ ऐसी है कि जो खदोखाल थे वो सिटी क्रिकेट के वाजे नहीं हुए। जनाब जावेद ज़मान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त हमारे लिए निकाला। नहीं, आपका शुक्रिया, आपने मुझे आज पकड़ ली यहाँ आगे और मैं आपको बता दिया सब कुछ जो मुझे पता था। थैंक यू जी, मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब जावेद ज़मान खान, सेक्रेटरी लाहौर जिमखाना क्रिकेट क्लब। और अब कुछ बात कौमी खेल हॉकी की करते हैं। ख्वाजा मोहम्मद जुनैद बर सगीर की नामवर इल्मी, अदबी और फिर खेल के हवाले से मुअज़्ज़ज़ और मोतबर शख्सियत जनाब ख्वाजा मोहम्मद असलम के साहबजादे हैं, जो 1952 में ओलंपिक्स में पाकिस्तान की डबल नुमाइंदगी कर चुके हैं। ख्वाजा जुनैद पाकिस्तान की जूनियर और सीनियर हॉकी टीम के सरकर्दा खिलाड़ियों में से एक रहे हैं और फिर कप्तान, मैनेजर और कोच की हैसियत से इनकी खिदमात की एक तवील फहरिस्त है। ये गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर और पंजाब यूनिवर्सिटी की हॉकी टीमों के कप्तान रहे। इसके अलावा इन्होंने अलाइड बैंक की हॉकी टीम की भी क़यादत की। 2 मरतबा वर्ल्ड कप, 10 मरतबा चैंपियंस ट्रॉफी के अलावा ये एशिया कप और एशियन गेम्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। 1995 में इनकी शानदार खिदमात के एतराफ में सदर पाकिस्तान ने इन्हें तमगाए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। शुक्रिया ख्वाजा जुनैद साहब। ये बताइए कि जकार्ता में अभी तक लोग कॉमनर्स हैं, हमारे रेडियो लिस्टर्स हैं या हॉकी को चाहने वाले हैं, वो उस बात पर बड़े रंजीदा हैं कि जो हमारा एक गोल हो गया था उसको नल एंड वॉइड कर दिया बिकॉज 12 लड़के अंदर चले गए थे। एक मतलब फिर जरा वजाहत कर दें कि तरीकाकार क्या है, क्या होना चाहिए था, और इस सूरत हाल में, पर्टिकुलर सूरत हाल जो हमारे मैच में 2 खिलाड़ी बल्कि 1 खिलाड़ी ज्यादा अंदर चला गया था, उसका पस मंजर क्या था? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं किया तो इसका तो एक
पूरी कौम को, फिर पूरी टीम को इसका एक डेफिनेटली दुख होता है, और कोई ये नहीं चाहता कि टीम को अनफेयर करे, नंबर 1। नंबर टू पे ये पर्टिकुलर जो एक इंसिडेंट हुआ है, ये एक खेल के हिस्सा है, और इसके ऊपर एफआईआर ने रूलिंग बनाई हुई है। रूलिंग इसलिए बनती है अगर इस तरह के इंसिडेंट हो रहे हो। ओलंपिक्स 2016 रियो ओलंपिक्स में जर्मन अर्जेंटाइन का मैच हो रहा था, सेमीफाइनल। तो अर्जेंटाइन की टीम के 12 प्लेयर खेले थे, उन्होंने गोल कर दिया और वो मैच होता रहा, और उस गोल को अलाउ कर दिया गया, वो मैच बंद नहीं हुआ, तो जर्मन टीम सेमीफाइनल हार गई। मतलब एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है, और ये हुआ अभी इसी टूर्नामेंट में। मलेशिया की टीम के 12 प्लेयर पिच पे आए और उनको भी कैप्टन को कार्ड देके बाहर निकाल दिया गया। अच्छा, अब इसमें अगर आप एफआईआर की रूलिंग को पढ़े तो उसमें बहुत क्लियर मेंशन है कि ये अंडर द सुपरविजन ऑफ टेक्निकल ऑफिशियल, जो कि पार्ट एंड पार्सल होता है टूर्नामेंट कमेटी का, वो रोलिंग सब्स्टिट्यूशन को एग्जीक्यूट करवाता है ऑन द पिच, और ही इज द वन हु कैन एंटर द ग्राउंड। अच्छा, अब entirely उससे मिस्टेक हुई, एंड देन क्योंकि ये इतनी कॉमन चीज है जिसमें कभी इतना बड़ा फोकस होता भी नहीं है कि एक प्लेयर आता है, एक प्लेयर जाता है, और कम से कम आजकल के रोलिंग सब्स्टिट्यूशन में एक मैच में तकरीबन 100+ चेंजेस होती है, कि वो 6 प्लेयर जा रहे होते हैं, 6, क्योंकि फास्ट गेम है, आपको क्विकली जो है ना एनर्जी ऑन द पिच वापस लानी होती है, तो फौरी तौर पे चेंजेस होती है। तो उसमें मैं समझता हूँ कि प्लेयर्स की जो हार्ट रेट होता है वो 180 170 टच कर रहा होता है, एंड देन सिचुएशन मैच की, कभी आप जीत रहे हैं, कभी हार रहे हैं, कभी टेंस सिचुएशन है, तो मैं समझता हूँ वहां पर ह्यूमन एरर जो है वो इसका पार्ट होता है, तो वहां पे होता है ह्यूमन एरर। इसीलिए टीओ को इनके ऊपर लगाया जाता है निगरानी के लिए, एंड उसको जज मॉनिटर कर रहे होते हैं जो ग्राउंड में फील्ड जगह में बैठे होते हैं, एंड देन इस तमाम रोलिंग सब्स्टिट्यूशन की जो डिटेल होती है, हर टीम को उनके हेड कोचेस एक दिन पहले बता देते हैं कि किस मिनट में किस प्लेयर ने जाना है, किसने बाहर आना है, वो तमाम के मोबाइल पे सेंड कर दी जाती है। फिर एक चार्ट प्रिंट होके वो बेंचेस पे लग जाता है कि प्लेयर अपने अपनी टाइमिंग के साथ इन आउट हो रहे होते हैं, और ये एक रूटीन प्रैक्टिस है, इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, बट जो ह्यूमन एरर इज अ पार्ट ऑफ दैट थिंग। अब उसके बाद मैं समझता हूँ जब पनिश होती है किसी चीज की, तो वो उस कंसर्न बंदे को होती है कि जो रिस्पॉन्सिबल होता है। अब आप एंड पे आ जाए, लाइक कैप्टन को लीडर था ग्राउंड में, उसको बाहर निकाल दिया गया येलो कार्ड, एंड देन जो टीओ होता है उसको भी एक नोटिस दिया जाता है, उससे एक्सप्लेनेशन दी जाती है। ये दो लोग डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं, एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट जो हमारे हेड कोच हैं एक्समैन, उन्होंने खुद आके ये बात की कि ये सारा मेरा सिस्टम है और मैं इस जिम्मेदारी को कबूल करता हूँ। तो ये चीजें मैं समझता हूँ इतनी डिटेल के साथ इसकी क्लियर होने के बाद, तो इसमें कोई ऐसी एम्बिग्यूटी और कोई ऐसा गैप नहीं रह जाता कि इसके ऊपर मजीद डिस्कशन की जाए, और दैट इज अ पार्ट ऑफ द गेम कि वो टीम उस दिन मैच हार गए, वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, ये होता है पूरी दुनिया में, इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं, और इट डजंट मीन कि हॉकी रोक दी जाए या गेम छोड़ दी जाए या प्लेयर को बाहर निकाल दिया जाए, ये इज अ पार्ट ऑफ गेम। तो लिहाजा दैट इज अ बिग लर्निंग फॉर एवरीवन, और इसको फ्यूचर के अंदर एंडोर्स करना चाहिए कि ऐसी मिस्टेक्स ना हो। और मैं समझता हूँ कि जो प्लेयर्स हैं वो बहुत छोटे एक्सपीरियंस के साथ अभी पाकिस्तान हॉकी में खेल रहे हैं। मैंने पहले भी मेंशन किया आपके ही शो में कि हमारे 14 प्लेयर्स ऐसे थे जो अंडर 10 मैचेस का एक्सपीरियंस रखते हैं। तो डेफिनेटली जब वो एक हाई परफॉर्मेंस पे जाते हैं, टॉप टीम के खिलाफ खेलते हैं, तो वहां पर जाके जो एरर होते हैं, जो मैं समझता हूँ कि फोर्स एरर या इमोशनल एरर, वो पार्ट बन जाता है। हाँ साहब, इसमें बिल्कुल ठीक है, हमें ओवरडूइंग नहीं करनी चाहिए। हॉकी पहले डिप्लीटेड है, पहले खिलाड़ी डिस्करेज हैं, इस बात को खत्म करके आगे की तरफ देखना चाहिए। अब ये बताइए कि चलिए अच्छा हो गया है कि हमारी टीम वो 6 साइड खेलने के लिए स्विट्जरलैंड भी गई, एक्सपोजर भी मिल रहा है। अब ये जो फंड्स की कमी थी, ये जो एक सूरत हाल ऐसी थी जिसमें हमारी जगहसाई भी हो रही थी, उससे हम मुझे लगता है निकल रहे हैं। जरा बताइए ना कि आगे हमारी अब क्या मसरूफियात हैं, और ट्यून अप रखने के लिए ये अच्छा हो रहा है कि साथ है कि COAS नेशनल हॉकी चैंपियनशिप बड़े वसी पैमाने पर खेली जा रही है,
दैट्स अ वेरी गुड साइन। बड़ा अच्छा लग रहा है देख के सब कुछ कि चले हॉकी बल्कि नहीं बल्कि कहना हो किसी हद तक तेजी से ऊपर आ रही है। और बताइए क्या मामलात हैं इंटरनेशनल कमिटमेंट के हवाले से, प्लेयर्स और यंगस्टर्स की ट्रेनिंग के हवाले से, विजिट और टूर्स अगर कोई ऐसे हैं तो उसकी तस्वीर बताइए। देखिए जी, बिल्कुल आपने सही मैं समझता हूँ कि एक पिक्चर बताई है। इस वक्त एक बहुत बड़ा इवेंट जो हमारा डोमेस्टिक लेवल पे हो रहा है ऑल ओवर पाकिस्तान, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हॉकी चैंपियनशिप हो रही है। और मैं समझता हूँ कि उसको तमाम एंड से बहुत अच्छी तरह मॉनिटर किया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है, और उसके जरिए से मैं समझता हूँ कि मजीद टैलेंट जो है ना गेट करने का मौका मिलेगा, नए बच्चे सामने आएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा मैं समझता हूँ इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है विद द कोलैबोरेशन ऑफ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन एंड पाकिस्तान आर्मी। तो ये हमारी डोमेस्टिक एक्टिविटी एक बहुत अच्छे लेवल पे हो रही है। एंड सिमिलरली अगर आप इंटरनेशनल तरफ जाएं, जैसे आपने पहले मेंशन कर दिया कि हमारी टीम एक स्विट्जरलैंड हॉकी 5 खेल के आई, फिर एशिया कप खेल के आई। नाउ अभी जुलाई 28 से कॉमनवेल्थ गेम्स स्टार्ट होने जा रही हैं, जिसमें तमाम 72 कंट्रीज हैं कॉमनवेल्थ की जो पार्टिसिपेट करती हैं। उसमें 8 नेशंस जो है क्वालिफाई कर सकी हैं कॉमनवेल्थ हॉकी के इवेंट में, जो 28 से स्टार्ट होगा और 8 जुलाई से और 8 अगस्त तक चलेगा। 8 अगस्त को उसका फाइनल होगा। और पाकिस्तान टीम इन दोनों इस वक्त पाकिस्तान टीम एबटाबाद में अपना फिजिकल कैंप अटेंड कर रही है और फिजिकल ट्रेनिंग कर रही है, और इसके बाद हॉकी जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो लिहाजा पाकिस्तान टीम अपने प्रिपरेशन के दौर से गुजर रही है एंड दे आर वर्किंग वेरी हार्ड। और जो भी रिसेंट पास में ग्रे एरियाज देखे गए हैं उनको वीडियो एनालिसिस के जरिए, इंडिविजुअल काउंसलिंग और यूनिट काउंसलिंग एंड ग्रुप काउंसलिंग के जरिए बच्चों तक पहुंचाया जा रहा है। उनकी रेमेडीज तैयार की जा रही हैं, उनको डेमोन्स्ट्रेट करके बताया जा रहा है ताकि जो बच्चे हैं वो अपने आप को मेंटली जो है ना मोटिवेट करें और जो इस तरह की मिस्टेक्स हैं दोबारा ना हो। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो मामला चल रहे हैं वो बहुत अच्छे चल रहे हैं। सिर्फ एक एलिमेंट जिसके ऊपर मैं जरूर बात करना चाहूंगा कि हॉकी जो है, जैसे हम कहते हैं हॉकी बैट चालाकी, तो जो प्लेयर्स हैं इनको हर वक्त मैं समझता हूँ मोटिवेट रखने के लिए, इनको हर वक्त एंगेज रखने के लिए आपको फंड्स दरकार होते हैं, लोकल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। ये बच्चे मैं समझता हूँ आने वाले 1 साल में मैक्सिमम मैचेस अगर खेल जाते हैं तो ये बाउंस बैक कर जाएंगे एट द टॉप लेवल। इनके अंदर सलाहियत है, इनके अंदर जज्बा है, ये मोटिवेटेड है, इनका मोरल हाई है, whatever the circumstances, लेकिन they are ready, always ready to fight। तो लिहाजा इस वक्त मैं समझता हूँ कि तमाम स्टेक होल्डर्स, गवर्नमेंट प्लस स्पॉन्सर्स हैं, उसके अलावा एकेडेमिया है, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, they should step forward and own this game। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन अपना they are मैं समझता हूँ working hard to bring back the glorious past। इस वक्त सपोर्ट की जाए तो पाकिस्तान हॉकी 1 साल के अंदर अंदर एक अपना अच्छा इमेज डेवलप कर सकती है। बहुत शुक्रिया जनाब खालिद जुनैद साहब, आपने मुख्तसर से वक्त में हमारी जो मौजूदा जो कंटेम्प्रेरी हॉकी है उसके बारे में जो एक इमेज है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का एक मौका था उसका इजहार किया। इसके साथ आपने ये भी बताया कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो हॉकी चैंपियनशिप है वो एक बड़ा अच्छा थ्रेशोल्ड है, इससे हमारी जो हॉकी है वो टेक ऑफ करेगी और फिर जो आने वाली मसरूफियात है बशमूल कॉमनवेल्थ गेम्स उसकी पार्टिसिपेशन के हवाले से भी हमारे मुअज़्ज़ज़ सामीन को आगाह किया। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। ये थे जनाब ख्वाजा जुनैद। तसीफ अहमद पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं और क्रिकेटर की हैसियत से इन्होंने पाकिस्तान की 34 टेस्ट मैचों में नुमाइंदगी की, 93 विकेटें हासिल की, जबकि 70 वनडे मैचेस खेलकर 55 विकेटें हासिल की। ये कामयाब क्रिकेटर रहे और बाद-अज़ां बहसीयत सिलेक्टर अहम ओहदों पर फाइज रहे। अभी भी क्रिकेट से वाबस्ता हैं, रेडियो और टेलीविजन पर माहिराना गुफ्तगू भी करते हैं। आइए कौमी क्रिकेट के हवाले से इनसे चंद बातें करते हैं। शुक्रिया तौसीफ अहमद साहब। हम अपने प्रोग्राम में मुख्तलिफ सरकर्दा क्रिकेटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं मुख्तलिफ मौजूआत पर। जैसे एक मौजू जब थोड़ा पुराना हो गया लेकिन वो अभी भी उसकी एम्बियंस उसकी भी बरकरार है, वो है वेस्ट इंडीज का कामयाब दौरा। आपने पिच कंडीशंस देखी, आपने पब्लिक इंटरेस्ट देखा, आपने अरेंजमेंट देखे, आप ये सब कुछ जानते हैं, समझते हैं और इसका हिस्सा रहे हैं और हिस्सा हैं। जरा समअप कीजिए ना, फिर आपसे कुछ और सवाल करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और यकीनी तौर पे एक तो
खुशाइन बात है हम सब के लिए, क्रिकेटर्स के अलावा भी जो आवाम है हमारी, कि हम जो है हमारे मुल्क में क्रिकेट हो रही है, गो के बड़ी कोशिशें की गई, हमें बहुत डैमेज किया गया इस मामले में, डैमेज भी हुए बट हमारी क्रिकेट चलती रही। क्रेडिट गोज टू प्लेयर्स को यकीनी तौर पे जाना चाहिए, इसलिए कि हम अपने मुल्क से बाहर खेलते रहे। फिर यकीनी तौर पे पीसीबी को हिम्मत नहीं हारी और वेस्ट इंडीज का दौरा डेफिनेटली था, लोग शोर कर रहे थे जी गर्मी बहुत है। हम शारजाह में भी बहुत खेले, तो आपका चेयरमैन जो है वो एक क्रिकेटर है और वो समझता है सारी चीजों को, तो वो यही नहीं कि वो जबरदस्ती टूर अरेंज होते हैं, बल्कि एक पहले से ये सब कुछ अरेंज होता है और उसके बाद खराज तहसीन में सबको इजी होके यहाँ से गए हैं और खेले, तो बहुत ही कामयाब दौरा रहा ये। तौसीफ साहब, इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि हम एक अनडिजायरेबल जगह थे पाकिस्तान, सीजन में ऑफ सीजन में वो जो कहते रुजाली थी कि कोई आ ही नहीं रहा था, अब आ रही है, तो मेरे ख्याल में अब ये डेवलपमेंट हो जानी चाहिए कि हम ऑफ सीजन में भी अगर कोई विंडो अवेलेबल है तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में बुलाते चले जाएं। आप इर्द गिर्द वो कहते हैं ना, दाएं बाएं देखें तो श्रीलंका और भारत में क्रिकेट हो रही है, बड़ी बड़ी टीमें खेल रही हैं, तो हमें क्या हर्ज है? हमारे पास तो वेन्यूज बड़ी डाइवर्सिटी है, 15-20 सेंटर हैं जहाँ पे हम मैच करवा सकते हैं, जो कुछ फरामोश करता भी है। ये बात तो बड़ी अच्छी हो गई। अब इसमें जरा मुझे बताएं, क्या हमारी जो अब आने वाली क्रिकेट है जिसमें न्यूजीलैंड ने आना है और इंग्लैंड ने आना है और कुछ एशिया कप के मैचेस भी प्रपोज हैं, हमने लिमिटेड ओवर खेलनी है श्रीलंका में भी, तो हम जो वर्ल्ड कप है T20 का अक्टूबर में, क्या सही डायरेक्शन में जा रहे हैं एज फार एज वी आर प्लेइंग मैक्सिमम लिमिटेड ओवर गेम्स? नहीं, इस वक्त तो बिल्कुल ठीक है और जाहिर है एक शेड्यूल जो बना होता है वो उस पे हमें अमल करना होता है और यकीनी तौर पे थोड़ा कम जरूर है, हमें मैचेस मिले हैं, बट आई थिंक मैं समझता हूँ कि रमीज इस पे वर्क करेगा और आईसीसी से बात करेगा और शेड्यूल में कुछ इस तरह हो कि हमें भी कुछ चाहे वो टेस्ट मैच हो, वनडे हो, 2020 हो, ज्यादा से ज्यादा मिले। और जो बात आपने की, यस, हमें क्यों नहीं, हमारे मुल्क में भी होना चाहिए, चाहे वो छोटी टीमें आए या बड़ी टीमें आए, जो टीमें ऐसी हैं जो अवेलेबल हैं उनको आना चाहिए किसी भी मौसम में। हाँ, ये जरूर होता है कि जो है वो वेन्यू देख लें कि वेन्यू पे कहाँ पे हमें होना चाहिए, और बहुत अच्छी बात है, बल्कि मुझे तो यकीन है कि ये रमीज बहुत काम करेगा। आपके मुल्क में 2 वर्ल्ड चैंपियन आ रहे हैं, एक टेस्ट के न्यूजीलैंड और एक ओडीआई के इंग्लैंड। ये आने वाला जो सीजन है ये बड़ा तारीखी नौइयत का होगा, ये सही मानों में एक टॉप की क्रिकेट की बहाली हो रही है। ऑस्ट्रेलिया गई, कामयाब दौरा हुआ, और इंशाल्लाह न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के जो दौरे हैं वो भी हर लिहाज से कामयाबी से हमकिनार होंगे। ये जो 7 T20 इसका मैंने भी ज़मीनी तौर पर सवाल भी आपसे किया था, ये सही तैयारी होंगी ट्यून अप करने के लिए अगेंस्ट अ स्ट्रॉन्ग टीम फॉर द क्रिकेट वर्ल्ड कप जो T20 हो रहा है अक्टूबर में? बिल्कुल, जो अवेलेबल है इस वक्त यकीनी तौर पे उसको खुल के हम खेलना चाहिए हमें, और तैयारी यकीनी तौर पे हो। तो ये जो एक चीज नजर आती है कि हम थोड़ी सी कमजोर टीमों से खेल रहे थे, तो वो अब खत्म हो गई होगी यकीनी तौर पे। और अब जिन टीमों का नाम आप ले रहे हैं, ये टीमें आएंगी, एक टॉप टीम जो होगी, जाहिर है तो हमारा भी कंपटीशन का अंदाजा होगा, क्योंकि कि सब में तो यही है कि कमजोर टीमों से जीत रहे हैं, और ये जीत होती है, अपनी जगह होता है, जो मुल्क लाता है अपनी टीम लेके आता है। बट आई थिंक मेरे ख्याल ये दोनों टीमों से हमारी अपनी स्ट्रेंथ का भी सही अंदाजा होगा और सही टीम बनाने में हमें कोई इतनी ज्यादा मुश्किलात नहीं होंगी। तो प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छा है, और हम वैसे भी अच्छे हैं शॉर्ट फॉर्मेट में, तो हम बहुत ही अच्छे हैं, और लेकिन बस थोड़ा सा टीम को देखना होता है कि कॉम्बिनेशन हमें क्या खिलाना है। अच्छा, हम 2015 में ये बातें करते थे कि श्रीलंका आ जाए, बांग्लादेश आ जाए, अफगानिस्तान आ जाए, जिम्बाब्वे आ जाए, ये बड़ी टीमें हैं, वैसे ये हम इनको अंडरमाइन नहीं करते, लेकिन जो टॉप 4 की टीमें हैं उनमें से ऊपर तले 3 का पाकिस्तान आ जाना, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और चली गई है जैसा मैंने जिक्र किया, और उसके बाद फिर अब इंग्लैंड की आमद है, न्यूजीलैंड जो है जाहिर है कि फुल सीरीज खेलेगी 2 हिस्सों में, ये एक ड्रीम कम ट्रू है। अच्छा, दूसरी तरफ मैं आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगा और आपको मुबारकबाद भी देना चाहूंगा आपकी फ्रेटर्निटी को कि पेंशन्स में ये 10% 15% इजाफा नहीं हुआ, 1 लाख का इजाफा हो गया। जो क्रिकेटर होता है वो क्रिकेटर की जरूरियात को समझता है, उनकी कदर मंजरत को जान, लेकिन जैसे हमारे बड़े पॉपुलर क्रिकेटर हैं
और उनकी बड़ी खिदमत है, तशामुद्दीन, उनको पैसों की बड़ी जरूरत है, मेरे ख्याल में आपको भी थोड़ी बहुत जरूरत होगी, तो ये बड़ी तारीखी एक मेरे ख्याल में इंसेंटिव दिया गया है। जबरदस्त सर, मैं इसमें जितना तारीफ करूं, और क्रिकेटर की प्रॉब्लम एक क्रिकेटर ही समझ सकता है, और ग्रास रूट से आया है, ये नहीं कि वो ठीक है बहुत ही लाहौर में रहता था, उसकी फैमिली बहुत अच्छी थी, बट वो लोगों की मुश्किलात देखता है और सुनता है। मैं तो उसके साथ खेला भी हूँ और रूममेट भी रहा हूँ, और मैंने उसकी पढ़ा लिखा इंसान है, समझता है सारी चीजों को, और दुनिया में इस वक्त तो उसका नाम डेफिनेटली यहाँ आने से पहले भी कमेंट्री में बहुत ही रहा, और सारी दुनिया को समझता है। तो ये पेंशन का जहां तक ताल्लुक है, मैं कहता हूँ प्लेयर तो कम ही होंगे, लेकिन उनकी फैमिलीज की दुआएं इतनी होंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। एक प्लेयर को रिटायर होने के बाद क्या चाहिए? हर कोई तो सोने का चमचा लेके पैदा नहीं होता, बट उसने ये चीज सोची, मैं समझता हूँ बड़ी खुशाइन बात है, और पहले भी लोगों को सोचना चाहिए था। चले, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन उसकी आगे की भी जो वो सोच रहा है, मेरे ख्याल है वो भी बहुत ही अच्छी चीज है। जाहिर है उसने कहा यही खत्म नहीं होगा, अगर खुदा न खास्ता प्लेयर की डेथ हो जाती है तो उसकी वाइफ, फैमिली जो है, यानी वो उसको रिसीव करेगी पैसों को। यकीन तौर पे एक मुल्क को रिप्रेजेंट करने वाले को और क्या चाहिए उसको? हर कोई तो, मैंने जैसे कहा कि पैसे वाला नहीं होता, बट ये एक ऐसा था, ये मुझे आइडिया था कि ये कुछ होना, इसलिए हो रहा है कि मुझे किसी ने बताया था, जावेद कुरैशी ने, जब मैंने कहा था इतने पैसे मिल रहे हैं, तो उसने कहा कि रमीज इस पे काम करने लगा है। 2-3 महीने के अंदर काम किया, और मैं समझता हूँ हम उसको सलूट करते हैं। ये सब कुछ बड़ा अच्छा हो रहा है। अब जरा आखिर में इख्तिसार से बताइए कि आजकल कराची में आप किसी प्राइवेट लीग, कोई टेनिस बॉल चैंपियनशिप या कोई और मशगले में इन्वॉल्व हैं? जी हाँ, मुझे एक्चुअल KTPL जो है, कराची टेप बॉल जो है, वो एक प्राइवेट उसमें हो रही है, और पिछले साल भी उसमें, चूंकि उसमें बड़े नाम थे, तो ऑनर जो है इसके वो जुबैर साहब हैं, इसको सारा कुछ देख रहे हैं। जबरदस्त टूर्नामेंट हुआ है, और कुछ लोगों की रिजर्वेशन थी शुरू में। देखो इसमें इतने बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। जब मुझे कहा गया तो मुझे जाना ही पड़ा, क्योंकि हम क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं। जाहिर है क्रिकेट ही है ना, और कोई भी ऐसा नहीं है जिसने टेप बॉल ना खेली हो। एंड ऑफ कोर्स द मनी इज पोरिंग इन, तो मैं ये एडवाइस करूंगा, कीप योर पाउडर ड्राई। बड़ी खुशी होती है आपको देखकर कि आप अपनी सलाहियत जो हैं उनको हर सतह पर और हर मौके पर जहां मुमकिन होता है उनको बरूए कार ला रहे हैं। तौसीफ अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। ये थे साबिक टेस्ट क्रिकेटर जनाब तौसीफ अहमद। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा? आपकी आरा हमें मौसूल होती रहती है। हमारी इस काविश के हवाले से भी अपनी आरा से हमें आगाह कीजिएगा। अब राजा असद अली खान, प्रोग्राम के प्रोड्यूसर मियां महमूद अख्तर को इजाजत दीजिए। प्रोग्राम की मुंतज़िम आला थी मोहतरमा नज़ाकत शकीला।